सुनहरे रंग वाली लाल साड़ी पहनकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर शिवम की आंखें चमक उठी। आगे बढ़कर मुझे अपने आगोश में लेकर वह बोले, छोड़ो प्रिया, क्या करना है शादी में जाकर। तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो कि बस तुम्हें बाहों में लेकर प्यार करने का जी चाह रहा है। क्या आप भी? मैंने स्वयं को धीरे से छुड़वाते हुए कहा। अमित आपका सबसे करीबी दोस्त है, उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो वह बुरा मान जाएगा। वैसे भी इस प्रदेश में आपके मित्र ही तो हमारा परिवार है। चलिए अब देर मत कीजिए। अच्छा, लेकिन पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ बाबा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरा लहजा एकदम सपाट था। शिवम कुछ देर गौर से मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर बोले, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई है। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लगा हूँ मैं। फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम दिल से मेरे साथ नहीं हो, कि जैसे कोई समझौता कर रही हो। प्रिया, सच बताओ, तुम मेरे साथ खुश हो ना? मैं सिहर उठी। क्या शिवम ने मेरे मन में झांक कर सब देख लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संयम कर मैंने इतना ही कहा। आप भी कैसी बातें करते हैं? मेरे खुश न होने का क्या कारण हो सकता है? इस वक्त मुझे बस समय से पहुंचने की चिंता है और कोई बात नहीं है। शादी से वापस आते आते काफ़ी देर हो गई थी। शिवम तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। पुरानी यादें दस्तक देकर मुझे बेचैन कर रही थी। ऐसे में नींद कहाँ से आती? कितने खुशनुमा दिन थे वे। स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश, बेफिक्र यौवन, आंखों में सपने और उमंगों के उस दौर में कंगना का साथ। कंगना, प्यार से सब उसे कनक बुलाते थे। दूध में घुले केसर सी उजली रंगत, लंबी घनी केस राशि, उज्जवल दंत पक्ति, अत्यंत मासूम लावण था उसका। जीवन को भरपूर जीने की चाह, समस्याओं का साहस से सामना करने का मुद्दा, हर परिस्थिति में हंसते रहने की अद्भुत क्षमता। मैं उसकी जीवंतता से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। हम दोनों कब एक दूसरे के निकट आ गई, हमें खुद भी पता न चला। फिर वह कभी मेरे घर, कभी मैं उसके घर में होती। साथ नोट्स बनाते और खूब गप लड़ाते। माँ मजाक में कहती, जिसकी शादी पहले होगी वह दूसरी को दहेज में ले जाएगी, और हम खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन कनक ने मुझसे कहा, आज भाई घर आने वाला है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं चलूंगी। तू शाम को आना, तब मिलवाऊंगी अपने भाई से। कनक का बड़ा भाई फौज में कैप्टन था और छुट्टी लेकर काफी दिन के बाद घर आ रहा था। इसी वजह से वह बहुत उत्साहित थी। शाम को कनक के घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई और दरवाजे से थोड़ा टिककर खड़ी हो गई, लेकिन अपनी बेख्याली में मैंने देखा ही नहीं कि दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था, अंदर से बंद नहीं था। मेरा वजन पड़ने से वह एक झटके से खुल गया, मगर इससे पहले कि मैं गिरती, दो हाथों ने मुझे मजबूती से थाम लिया। मैंने जब सिर उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। कनक जैसा ही उजला रंग, चौड़ा सीना, ऊंचा कद, तो यह था कैप्टन राजवीर। उसकी नजरें भी मुझ पर टिकी हुई थी, जिनकी तपिश से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मेरी पलकें स्वतः ही झुक गई। लो, तुम तो मेरे मिलवाने से पहले ही भाई से मिल ली, तो कैसा लगा मेरा भाई? कनक की खनकती आवाज से मेरा ध्यान बटा। उसके बाद मैं ज्यादा देर वहां न रह पाई, जल्दी ही बहाना बनाकर घर लौट आई। उस पूरी रात जागती रही मैं। उन बलिष्ठ बाहों का घेरा रह रहकर मुझे बेचैन करता रहा। एक पुरुष के प्रति ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। सारी रात अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते ही बीती। राजवीर से अक्सर ही सामना हो जाता। वह बहन को रोज घुमाता और कनक मुझे भी साथ पकड़कर ले जाती। दोनों भाई बहन एक से थे, ऊपर से सताने के लिए मैं थी ही। रास्ते भर मुझे लेकर ही हंसी ठिठोली करते रहते, मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका न छोड़ते, मगर मेरा उनकी बातों में ध्यान कहाँ होता। मैं तो राजवीर की मौजूदगी से ही रोमांचित हो जाती। दिल जोरों से धड़कने लगता। उसका मुझे कंछियों से देखना, मुझे छेड़ना, मेरे शर्माने पर धीरे से हंस देना, यह सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी डर भी लगता कि कहीं यह खुशी छीन न जाए। मन में यह सवाल भी उठता कि मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। आखिर राजवीर ने तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दी थी, वह तो मेरी ही कल्पनाएं उड़ान भरने लगी थी। अपने प्रश्न का मुझे जल्दी ही उत्तर मिल गया था। एक शाम मैं, राजवीर और कनक उनके घर के बरामदे में कुर्सी डाले बैठे थे, तभी आंटी नाश्ता बनाकर ले आई। मैं सोच रही हूँ कि इस राजपूत के लिए कोई राजपूतानी ले आऊं।
आंटी ने राजवीर को छेड़ने के लहजे में कहा। मम्मा, भाई को राजपूतानी नहीं, गुजराती चाहिए। कनक मेरी ओर देखकर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। आंटी मेरी और राजवीर की ओर हैरानी से देखने लगी, पर राजवीर खींच उठा। क्या कनक, तुम भी? हर बात की जल्दी होती है तुम्हें? मुझे तो कह लेने देती पहले। राजवीर ने आगे क्या कहा यह सुनने के लिए मैं वहां नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पर उसका फोन आया। अपनी शैली के विपरीत आज उसका स्वर गंभीर था। सॉरी प्रिया, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन कनक ने मुझे मौका ही नहीं दिया। खैर, मेरे दिल में क्या है यह तो सामने आ चुका है। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं मम्मी पापा से बात करूं। वैसे एक फौजी की जिंदगी तमाम खतरों से भरी होती है। अपने प्यार के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। अच्छी तरह से सोच कर मुझे अपना जवाब देना। सोचना क्या है, मैं मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब जैसा भी हो, मेरा नसीब तुम्हारे साथ है। हमारे प्यार को परिवार वालों की सहमति मिल गई और तय हुआ कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद विवाह किया जाएगा। राजवीर की छुट्टियां खत्म होने को थी। उसके वापस जाने से पहले जो लम्हे मैंने उसके साथ गुजारे वे मेरे जीवन के अमूल्य निधि थे। उसका शालीन व्यवहार, मेरे प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रेम के वे कोमल क्षण मुझे भावविहीन कर देते। उसके साथ अपने भविष्य की कल्पनाएं एक सुखद अनुभूति देती, मगर इंसान जैसा सोचता है वैसा हो कहाँ पाता है। पड़ोसी देश के अचानक आक्रमण करने की वजह से सीमा पर युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए। एक फौजी के परिवार को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त ही हुआ। टीवी पर युद्ध के हृदय विदारक दृश्य और फौजियों की निर्जीव देहें, उनके परिजनों का करुण रुदन देखकर मैं विचलित हो जाती। मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा रहता। सारा वक्त राजवीर की कुशलता का प्रार्थना करते ही बीतता। ऐसे में मैं एक दिन कनक के साथ बैठी थी कि राजवीर की बटालियन से फोन आया। राजवीर को लापता कर दिया गया था। माना जा रहा था कि उसे दुश्मन देश के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। कुछ देर के लिए तो हम सब जड़ रह गए, फिर मन की पीड़ा आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकली। वहाँ राजवीर न जाने कितनी यातनाएं झेल रहा था और यहाँ खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे हम। युद्ध की समाप्ति पर दुश्मन देश ने अपने पास युद्ध बंदी होने की बात पर साफ इनकार कर दिया। हमारी कोई कोशिश काम न आई। हम जहाँ भी मदद की गुहार लगाते, हमें आश्वासन के अलावा कुछ न मिलता। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता गया। इतना सब होने के बाद भी जिंदगी रुकी नहीं। वाकई यह बड़ी निर्मोही होती है। जीवन तो पुराने ढर्रे पर लौट आया, लेकिन मेरा मन मर चुका था। कनक और मैं अब भी साथ ही कॉलेज जाते, मगर राजीव अपने साथ हमारी हंसी खुशी सब ले गया। बस जीना था तो सांस ले रहे थे। ऐसे ही निरुद्देश्य जीवन बस एक शून्य भर रह गया था। फिर हम दोनों साथ में ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी कर लिया। तब एक दिन मम्मी ने मुझे शिवम की तस्वीर दिखाई। मैं जानती हूँ कि तुम राजवीर को भुला नहीं पाई हो, लेकिन बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें आगे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसे देखो, माता पिता गुजरात में रहते हैं और खुद ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाए। वह मुझे समझाने के स्वर में बोली। उनकी बात सुनकर मैं तड़प उठी। आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मैं राजवीर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप एक औरत हैं, कम से कम आप तो मेरी मनोदशा समझे। तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रहोगी? हाँ, अब मेरा स्वर तल्ख होने लगा था। और आप क्यों परेशान होती हैं? आप लोगों को मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जल्दी ही मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तो आप निश्चिंत रहेंगी ना। पागल हो गई हो क्या? हमने कब तुम्हें बोझ कहा? लेकिन हम कब तक रहेंगे? इस समाज में आज के दौर में एक अकेली औरत का जीना आसान नहीं है। उसे न जाने कितने कटाक्षों और दूषित निगाहों का सामना करना पड़ता है। कैसे जी पाओगी तुम? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी परेशान हो उठी, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ राजवीर से प्यार करती हूँ और राजवीर का कुछ पता नहीं, वह जिंदा भी है या नहीं, कुछ पता नहीं। कनक की धीमी आवाज सुनकर हम दोनों चौंक पड़े। वह न जाने कब से खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, लेकिन हमें पता भी न चला था। मम्मी कुछ झेप कर रह गई, लेकिन उसने कहा मैं बात करती हूँ कहकर दिलासा दिया और वह हम दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। कनक, तू कुछ सोच समझकर बोला कर।
तू भूल रही है कि जिसके बारे में तू यह सब बातें कर रही है वह तेरा ही भाई है। जानती हूँ, लेकिन हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी तो पूरा करना हमारा ही फर्ज है। तुम्हें शायद भाई के लौटने की आस है, लेकिन जब 1971 के युद्धबंदी अब तक नहीं लौटे तो हम किस आधार पर उम्मीद लगाएं? लेकिन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है प्रिया। तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। तुम चाहती हो कि वे जीवन भर तुम्हारे दुख में घुलते रहें। क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई फर्ज नहीं है? लेकिन मेरा भी तो सोचो। राजवीर के अलावा मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखोगी तो फैसला लेना आसान हो जाएगा। उस दिन हम दोनों सहेलियां आपस में लिपटकर खूब रोई। फिर मैं शिवम से विवाह करके न्यू घर आ गई, मगर मैं राजवीर को एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाई। हालांकि मैंने शिवम को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अपने हर कर्तव्य को निर्वहन भली प्रकार से किया, पर मेरे मन में उसके लिए प्रेम पनप न सका। मेरे मन मंदिर में तो राजीव बसा था, शिवम को कहाँ जगह देती, यही बात मुश्किल भी खड़ी करती। मैं कभी मन से शिवम की पत्नी न बन पाई। उसके सामने जब अपना तन समर्पित करती तब मन राजवीर की कल्पना करता। खुद पर ग्लानि होती मुझे। लगता शिवम को धोखा दे रही हूँ। आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों उसे अपने हिस्से के प्यार से वंचित रहना पड़े? अब वही तो मेरे जीवन का सच था, मगर खुद को लाख समझाने पर भी मैं राजवीर को दिल से नहीं निकाल पाई। शायद एक औरत जब प्यार करती है तो बहुत शिद्दत से करती है। अलार्म की आवाज ने विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। सारी रात सोचते सोचते ही बीत गई थी। एक ठंडी सांस लेकर मैं उठ खड़ी हुई। फिर 1 साल बाद ही भारत आना हुआ। इसी बीच कनक का विवाह भी हो चुका था। जब इस बात का पता चला तो मन में एक टीस सी उठी थी। तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, वहाँ तो क्या खाती होगी तुम यह सब? मम्मी मेरे आने से बहुत उत्साहित थी। कनक कैसी है मम्मी? वह अपने ससुराल में ठीक तो है ना? हाँ, वह भी आई है अभी मायके। अच्छा, तो मैं जाऊंगी उससे मिलने, मैंने खुश होकर कहा। इस पर मम्मी कुछ खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली, हमने तुमसे एक बात छिपाई थी। कनक की शादी के कुछ दिन पहले ही राजवीर रिहा किया गया था। उसका एक पांव बेकार हो चुका है, बैसाखियों के सहारे से ही चल पाता है। अभी महीना भर पहले ही उसका भी विवाह हुआ है। तुम वहाँ जाओगी तो जाहिर है अत्यंत असहज महसूस करोगी। बेहतर होगा किसी दिन कनक को यहीं बुला लेना। बिजली गिरा जैसे मुझ पर। नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। राजवीर की रिहाई हुई तो मेरी शादी के फौरन बाद। किस्मत के अलावा किसे दोष देती? समय मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। अब हो भी क्या सकता था? इसी उधेड़ बुन में कई दिन निकल गए। पहले सोचा कि कनक से बिना मिले ही वापस लौट जाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि जो होना था हो गया। उसके लिए कनक के साथ जो मेरा खूबसूरत रिश्ता था उसे क्यों खत्म करूं? अजीब सी मनोदशा में मैंने उसके घर का नंबर मिलाया। हेलो, दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी। विधि की कैसी विडंबना थी कि जो मेरा सबसे ज्यादा अपना था आज वही पराया बन चुका था। मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाई। रूंधे गले से इतना ही बोल पाई, मैं प्रिया, कैसे हो तुम? राजवीर का स्वर भी भीगा हुआ था। ठीक हूँ, और आप? मैं भी बस ठीक ही हूँ। वह मुझे कनक से बात करनी थी, अभी तो वह घर पर नहीं है। ठीक है कहकर मैं रिसीवर रखने लगी कि राजवीर बोल उठा, रुको प्रिया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि अब मेरा कोई हक नहीं, लेकिन क्या आज एक बार और तुम मुझसे शाम को उसी कॉफी शॉप पर मिलोगी जहाँ मैं तुम्हें ले जाता था? एक बार लगा कि कह दूं, हक तो तुम्हारा अब भी इतना ही है कि बुलाओगे तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन यह सच कहाँ था? अब दोनों के जीवन की दिशा बदल गई थी। अग्नि के समक्ष जिस मर्यादा का पालन करने का वचन दिया था उसे तो पूरा करना ही था। अब किस हैसियत से मिलूं मैं आपसे? हम दोनों शादीशुदा हैं और आपकी नजरों का सामना करने का साहस नहीं है मुझ में। किसी और से शादी करके मैंने आपको धोखा दिया है। नहीं, आपकी आंखों में अपने लिए घृणा और वितृष्णा का भाव नहीं देख सकती मैं। फिर ऐसा धोखा तो मैंने भी तुम्हें दिया है प्रिया। जो कुछ भी हुआ हालात के चलते, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। मेरे दिल पर जैसे बहुत बड़ा बोझ है। तुमसे बात करके खुद को हल्का करना चाहता हूँ। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। मैं जानती थी कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। एक बार तो मुझे उससे मिलना ही था। मैंने राजवीर से कह दिया
कि मैं उससे 5 बजे मिलने आऊंगी। शाम को मैं 5 बजे ही कॉफी शॉप पर पहुंच गई, लेकिन राजवीर वहां पहले से ही मौजूद था। जब उसने मेरी ओर देखा तो उठकर खड़ा हो गया। उफ, क्या हालत हो गई थी उसकी। जेल में मिली यातनाओं ने कितना अशक्त कर दिया था उसे, और उसका बायां पैर बड़ी मुश्किल से बैसाखियों के सहारे खड़ा था। वह कभी सोचा भी न था कि उसे इन हालातों में देखना पड़ेगा। हम दोनों की ही आंखों में नमी थी। वेटर कॉफी देकर चला गया था। कनक कैसी है? मैंने ही शुरुआत की। अच्छी है, एक गहरी सांस लेकर राजवीर बोला। वह खुद को तुम्हारा गुनहगार मानती है। कहती है कि अगर उसने जोर न दिया होता तो शायद आज तुम मेरी। मैं निगाह नीचे किए चुपचाप बैठी रही। गुनहगार तो मैं भी हूँ तुम्हारा, वह कहता रहा। तुम्हें सपने दिखाकर उन्हें पूरा न कर सका, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। पकड़े जाने पर मुझे भयंकर अमानवीय यातनाएं दी जाती, मगर हिम्मत हार जाता तो दम ही तोड़ देता। लेकिन तुमसे मिलने की आस ही मुझे उन कठिन परिस्थितियों में हौसला देती। एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। फिर एक दिन सुना कि दोनों तरफ की सरकारों में संधि हो गई है, जिसके तहत युद्ध बंदियों को रिहा किया जाएगा। मैं बहुत खुश था कि अब तुमसे आकर मिलूंगा और हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। जब यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मेरी हताश का कोई अंत न था। फिर कनक भी शादी करके चली गई। जेल में मिली यातनाओं ने मुझे अपंग कर दिया था। मैंने खुद को गहन निराशा और अवसाद से घिरा पाया। मेरे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जरा जरा सी बात पर क्रोध आता। अपना अस्तित्व बेमानी लगने लगा था। उन्हीं दिनों निधि से मुलाकात हुई। उसने मुझे बहुत संभल दिया और जीवन को फिर एक सकारात्मक दिशा मिल गई। मेरा खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। मैं तुम्हें तो खो चुका था, अब उसे नहीं खोना चाहता था। तुम मेरे दिल के एक कोने में आज भी हो, मगर निधि ही मेरे वर्तमान का सच है। मैं सोचने लगी कि एक पुरुष के लिए कितना आसान होता है अतीत को पीछे ढकेलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। फिर खुद पर ही शर्मिंदगी हुई। अगर राजवीर मेरी याद में वैरागी बनकर रहता तब खुश होती क्या मैं? बस तुम्हारी फिक्र रहती थी। पर तुम अपने घर संसार में सुखी हो, यह जानकर मैं सुकून से जी पाऊंगा। राजवीर कह रहा था, मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला है जिसके साथ तुम संतुष्ट हो। मैंने सहजता से कहने की कोशिश की, दिल पर कोई बोझ मत रखो और कनक से कहना मुझसे आकर मिले। अब चलती हूँ, देर हो गई है। बिना उसकी तरफ देखे मैं उठकर बाहर आ गई। जिन भावनाओं को अंदर बड़ी मुश्किल से दबा रखा था वे बाहर पूरी तीव्रता से उमड़ आई। यह सोचकर कि अब दोबारा कभी राजवीर से मुलाकात नहीं होगी, मेरा दिल बैठने लगा। अपने अंदर चल रहे इस तूफान से जद्दोजहद करती मैं तेज कदमों से चलती रही। तभी पर्स में रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। शिवम का स्वर उभरा, मैं तो अभी से तुम्हें मिस कर रहा हूँ। कब वापस आओगी तुम? जल्दी ही आ जाऊंगी। बहुत अच्छा प्रिया, वह बात कहो ना। कौन सी? वही जिससे सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जहन में राजवीर का चेहरा कौन था और आंखों में कैद आंसू स्वतंत्र होकर चेहरे पर बह आए। जीवन में फिर वही शून्य उभर आया था, लेकिन दिल में एक फैसला कर लिया कि भले मैंने राजवीर से दिलो जान से प्यार किया था, लेकिन अब राजवीर की यादों को दिल के किसी एक कोने में दफन कर दूंगी और भूलकर भी उन्हें नहीं खुरेदूंगी। शिवम, बेफिक्र रहो, एक दिन वह जरूर आएगा जब मेरे दिल से आवाज आएगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली और दिल का दर्द सारा बह गया था। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।